नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा वीडियो सीरीज मल्टीपल क्वेश्चन और हम एक के बाद एक संचार से संबंधित क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सी एक शब्दार्थ बाधा है? नीचे दी गए विकल्पों में से हम लोगों को शब्दार्थ बाधा यानी कि बैरियर संचार में कौन सा ऐसा है, उसको देखेंगे हम। विकल्प ए है टेलीविजन पर धुंधला चित्र। तो यहाँ पे शब्दार्थ बोल रहा है, तो टेलीविजन पर धुंधला चित्र ये दृश्य से संबंधित है, तो ये नहीं हो सकता। बी है समाचार पत्र पर अस्पष्ट छपाई, इसमें मिस स्पेलिंग, तो ये भी नहीं हो सकता इसका सही आंसर। सी नंबर है गतिहीन प्रसारण। गतिहीन प्रसारण ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करता है वो गतिहीन है, तो यहाँ पे शब्दार्थ बाधा नहीं होगा। डी है लिखावट में व्यक्तिरिक्तता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिखावट में व्यक्तिरिक्तता, ये इसका सही आंसर होगा। फिर हम आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहां मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है? मीडिया के द्वारा, जनसंचार के द्वारा संप्रेषण किसको टारगेट करता है? यह है संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जो प्रेषक है, जो कम्युनिकेशन करता है, उसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को परिलक्षित करता है मीडिया संचार। या फिर ये तो नहीं हो सकता। बी वंचितों की सामाजिक अपेक्षाएं, जो वंचित वर्ग है, निम्न लोग हैं, उनकी सामाजिक आकांक्षाएं अपेक्षाओं को उनको परिलक्षित करता है मीडिया कम्युनिकेशन, तो ये भी नहीं है। सी है समाज की नैतिक आकांक्षाएं, जो समाज है संपूर्ण समाज, उसकी नैतिकताएं, उनकी नैतिक आकांक्षाएं उनको लक्षित करता है। या फिर डी भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाषा का बहुसंख्यावादी प्रभुत्व यानी कि किसी एक भाषा को, एक भाषावादी लोगों को ऊपर रखना, यानी कि उन पर ज्यादा फोकस करना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा सी, समाज की नैतिक आकांक्षाएं मीडिया के द्वारा संप्रेषण लक्षित है, यानी कि इसको ये टारगेट करता है। आगे हम देखेंगे संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है। जो संप्रेषण करता है उसके द्वारा संप्रेषित जो मैसेज है उसका क्या अर्थ है? विकल्प ए है प्रेषक का क्रियाकलाप, जो व्यक्ति है जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसका क्रियाकलाप, उस ये अर्थ होता है इसका मतलब। या फिर प्राप्तकर्ता का क्रियाकलाप, यानी कि किसके बारे में कह रहा है, क्या अर्थ है उसका, तो प्रेषक का क्रियाकलाप ये भी नहीं हो सकता। और संदेश प्राप्त करने वाला का क्रियाकलाप, इसका अर्थ नहीं हो सकता। चैनल का क्रियाकलाप, जिस माध्यम से भेजा गया, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा डी सहयोगात्मक क्रियाकलाप। कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में, उनके व्यवहार को, एक समाज में रहकर, एक समूह में रहकर, एक संगठन के साथ कार्य करते हैं। तो सहयोग और संचार एक दूसरे की पूरक है, तो इसका सही आंसर आएगा सहयोगात्मक क्रियाकलाप संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ होता है। फिर हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अशाब्दिक संप्रेषण के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कौन सी विशेषताएं हैं?
नंबर ए, इसका सीमित अर्थ होता है। अशाब्दिक संप्रेषण का क्या सीमित अर्थ होता है? नहीं हो सकता, ये नहीं है, क्योंकि अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत संकेत, इशारे, भाव भंगिमाएं, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज ये सब आते हैं। तो ये एक इशारा हो सकता है या बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, उसकी कई ऐसे नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ भी निकल सकते हैं, इसलिए इसका अर्थ सीमित नहीं है। तो ए नंबर गलत होगा। बी, इसका प्रतिनिधान नहीं होता, बिल्कुल ये भी गलत है। सी, यह संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि अशाब्दिक संप्रेषण संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है कि इन चीजों को हम लेकर इशारे करते हैं या किसी भी प्रकार के हम लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज, शरीर भाषा के आधार पर हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। सी, यह प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। अशाब्दिक संप्रेषण प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित करता है, ये इशारे के माध्यम से हो या किसी चिन्ह के माध्यम से हो, बिल्कुल करता है। तो ये सही होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की विशेषता। ई, यह निजी संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है, निजी संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा जिस ऑप्शन में सी, डी और ई है, तो वो ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है ये आंसर। हाँ, यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी, सी, डी और ई, ये इसका सही आंसर है। नीचे दी गई सूची में से संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित कीजिए, क्योंकि संप्रेषण में अलग अलग बाधाएं हैं, शारीरिक बाधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, अर्थगत बाधाएं हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ मनोवैज्ञानिक बाधाओं को देखना है कि कौन से वो मनोवैज्ञानिक बाधा है, तो उनको हम यहाँ पे पहचान करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है शोरगुल। ऑप्शन नंबर 1 शोरगुल, ये मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत नहीं आ सकता। बी, अदृश्यता, अदृश्यता यानी कि लुप्त, विलुप्त होना, ये दिखाई ना देना, ये मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये शारीरिक बाधा के अंतर्गत आएगा। क्या? अदृश्यता यानी कि जिसको दिखाई, यानी कि स्पष्ट दिखाई ना देना। सी नंबर है पूर्वाग्रह, यानी कि किसी भी प्रकार की समझने की जो शक्ति है, कुछ अलग समझ लेना, ये मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत आएगा। सी नंबर। इसके बाद डी, अरुचि, ये भी मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आ सकता है। और ई, ध्यान का ना होना, यानी कि उनका, यानी कि लर्नर का या किसी चीज में मन ना लगना, ये मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत आता है। तो जिस ऑप्शन में सी, डी और ई है, वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे दी गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है हमको। सी, डी और ई सही होगा। तो कहाँ है सी, डी और ई? ऑप्शन नंबर सी में, सी, डी और ई। अब हम देखेंगे अधोलिखित सूची में से संप्रेषण की बाधाओं को पहचानें। इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक बाधाओं को देखा, संचार के मनोवैज्ञानिक बाधाएं। यहाँ पे हम लोग संचार के बाधाओं को देखेंगे, वो कोई भी बाधा हो सकता है। नीचे लिखे जो विकल्प है उनमें से हम लोगों को संचार यानी कि संप्रेषण की बाधाओं को पहचानना है। वो कौन सी बाधाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए है समय और दूरी। समय और दूरी संचार का एक बाधा हो सकता है।
उपेक्षित अनुदेशन यानी कि जो अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक बाधा हो सकता है जो सही हो या सही ना हो। सी नंबर है सोच और विचार को कूटबद्ध करना, ये संप्रेषण की बाधा नहीं है। अपने जो सोच है, अपना अंतरात्मा की विचार है, इसको कूटबद्ध करना ये किसी भी प्रकार से संप्रेषण की बाधा नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार से यहाँ डी ऑप्शन है सोच और विचार को विकूटबद्ध करना, यानी कि कूटबद्ध करना यानी कि उसको समझना, विकूटबद्ध करना यानी कि उसको ना देखना, लेकिन ये भी नहीं है। ई नंबर है तार्किक क्रम। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे इसका आंसर देखें तो जिस ऑप्शन में ए बी है वो सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा हमको। ए और बी जिसमें है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आकथनीय संकेत का अन्य उदाहरण है? आकथनीय जो कहे ना कहे जाने का अन्य उदाहरण है, जिसमें आरोह, अवरोह, पिच, दर, रेट, मात्रा, वॉल्यूम और विराम पॉज का प्रयोग शामिल है। वो कौन सा आकथनीय कथन है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसके माध्यम से जो पिच है, उसका वॉल्यूम है, बोलने का जो आवाज है, और कहाँ पे विराम लेना है, ये सारी जो चीजें हैं वो प्रयोग किया जाता है। किसमें? आकथनीय संकेत यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो क्या चीज शामिल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। नॉन वर्बल आकथनीय जिसमें किसी भी प्रकार से कोई कहा ना गया हो, वो मौखिक ना हो, नॉन वर्बल सांकेतिक भाषा के आधार पर या भाव भंगिमाएं है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग संप्रेषण रेखीय मॉडल यानी कि जो लीनियर मॉडल है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी है संवादी पद्धति, संवाद यानी कि बोलना, वार्तालाप करना, तो इसमें तो आकथनीय संकेत का उदाहरण है, तो ये नहीं हो सकता। आकथनीय संकेत ये भी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि आकथनीय संकेत जरूर है लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? आरोह, अवरोह, दर, मात्रा, वॉल्यूम, विराम, पॉज, कहाँ किस स्वर में बोलना है, आवाज कितनी ऊंची कितनी नीची, कहाँ पे रुकना है, ये शामिल नहीं है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा परा लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा परा लैंग्वेज। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलाना है, मिलान करना है। तो एक तरफ संप्रेषण के प्रकार है और दूसरी तरफ संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे संप्रेषण के वो प्रकार है, उनकी विशेषताओं के साथ यहाँ पे मेल करना है, मिलान करना है। अधोगामी संप्रेषण जिसको हम नीचे का संप्रेषण मानते हैं, अधोगामी संप्रेषण यानी कि अधोलिखित जैसे प्रश्न में होता है तो नीचे लिखे, जो नीचे के लोगों के लिए जो संप्रेषण होता है, ये संगठन में होता है संप्रेषण, किसी कंपनी में हो सकता है। तो अधोगामी संप्रेषण का जो सही आंसर होगा वो है किसी भी संस्था या संस्था का यह सर्वसम्मान संप्रेषण तंत्र है अधोगामी संप्रेषण, ये चौथे नंबर पे आएगा। इसी प्रकार से ऊपरीगामी संप्रेषण जिसको ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहते हैं, यानी कि संप्रेषण नीचे से ऊपर की ओर चलता हो, नीचे से ऊपर की ओर जो जाता है वो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण होता है, और ऊपर से नीचे की ओर आता है वो अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। तो इसको ऊपरी गामी संप्रेषण या ऊर्ध्वगामी संप्रेषण भी कहते हैं।
तो ये बी नंबर आएगा आपका 3 में। थर्ड में वर्तमान विषयों एवं समस्याओं की प्रतिपुष्टि के साथ व्यवस्थित करता है। सी है क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज संप्रेषण यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलता है ये अपने बराबर के किसी संगठन में जो कर्मचारी हैं वो अपने बराबर या अपने लेवल के, उनके साथ का जो संप्रेषण होता है उसको क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलता है, तो इसका सही आंसर होगा क्षैतिज संप्रेषण का सेकेंड वाला। कार्य समन्वय हेतु निर्णय लेने में एक उपयोगी माध्यम बनता है। ग्रेप वाइन संप्रेषण, जिसको अंगूरी संप्रेषण भी कहते हैं, ग्रेप वाइन संप्रेषण को अंगूरी संप्रेषण भी कहा जाता है, और इसका ये सही आंसर होगा फर्स्ट। संस्था के सदस्यों में संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुखता से बढ़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा पूरा हम नीचे देखेंगे। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का फर्स्ट। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन सा आंसर सही आएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का फर्स्ट, ये सही आंसर है। यहां देखते हैं हम संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा, कम्युनिकेशन में श्रोता द्वारा ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोगी क्या है। ध्वनि बाधा, आवाज में उसके सुनने में जो बाधाएं होती हैं उसमें कम सहयोगी क्या है। विकल्प है चयनात्मक ध्यान, ये नहीं हो सकता। चयन करने की जो ध्यान है, चुनाव करने का ध्यान, चयनात्मक अवबोधन, चयन करके उसके बारे में समझना, ये भी सही नहीं है। सी है चयनात्मक अवधारणा, ये भी नहीं है। डी है चयनात्मक मनसा, यानी कि उस व्यक्ति की मन में क्या है, ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन से एक प्रभावी संप्रेषण के वर्धक है, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए क्या है। तो देखेंगे यहां पे विकल्प ए, यहां क्या है, यह देखने और सुनने की स्वतंत्रता। बी है कोई क्या सोचता या महसूस करता है, यह कहने की स्वतंत्रता। या फिर सी क्या होना चाहिए, क्या हुआ और क्यों हो रहा है, क्या होगा, यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता। महसूस करता है, यह महसूस करने की स्वतंत्रता। या डी हमेशा अनुमति के इंतजार में स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हमको बताना है प्रभावी संप्रेषण के वर्धन, यानी कि उसको बढ़ाने, उसको समझने में क्या सही है। तो यहाँ पे इसके आंसर सही होगा ए और बी और डी। यहाँ क्या है, यह देखने और सुनने की स्वतंत्रता। बी कोई क्या सोचता या महसूस करता है, यह कहने की स्वतंत्रता। डी महसूस करता है, यह महसूस करने की स्वतंत्रता। जिस ऑप्शन में ए बी डी है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बी और डी।